उत्तर प्रदेश में अभी हालिया में आपने देखा होगा पीईटी बहुत ही प्रेजेंट में बहुत ही एक कह सकते हैं कि लोगों के मन में एक जिज्ञासा है कि आखिर ये पीईटी क्या है, जिसे हम लोग पेट शॉर्टकट में कहते हैं, या इसका फुल फॉर्म देखते हैं प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। प्राथमिक या प्रारंभिक योग्यता से संबंधित जो टेस्ट है यह क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आखिर इसको लॉन्च क्यों किया जा रहा है, इसमें सिलेबस क्या है, इन सभी मुद्दों की हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। और इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा यहाँ पे कि इसमें गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य है या बच्चों को इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इन सब पहलुओं की हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके पीछे के कारण क्या थे, पेट लागू करने का कारण क्या है, और इसका इन फ्यूचर में भविष्य में क्या क्या घटनाएं घटेंगी, या कह सकते हैं कि भविष्य में क्या क्या चीज़ें इससे होंगी, वह भी हम लोग अभी देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीईटी क्या है। पीईटी का फुल फॉर्म अभी हमने बताया प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्रारंभिक योग्यता से संबंधित जो टेस्ट है। अब प्रारंभिक योग्यता से संबंधित टेस्ट का मतलब क्या है, जैसे आप हमेशा ये पढ़ते रहे होंगे, अगर आप आर्ट स्ट्रीम के हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या इस तरह के सब्जेक्ट पढ़े होंगे, साइंस स्ट्रीम की हो तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इस तरह की चीज़ों को आप पढ़े होंगे, या फिर कॉमर्स से रिलेटेड पढ़े होंगे। तो इन सब का ओवरऑल एक हम यहाँ पर सिलेबस तैयार किए हैं, और उसी सिलेबस को ही हमें डिस्कस करना है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है कि पीईटी में क्या सिलेबस है और इसका क्या मानक तय किया गया है, और आने वाले समय में इससे क्या बच्चों को फायदा होंगे। कई बार बच्चे लगातार, जो कॉम्पिटिटर थे वो लगातार बोलते थे कि मैं हर बार फॉर्म भरता हूं, और कई बार फॉर्म भरने के बावजूद भी वो वैकेंसी क्लियर नहीं होती हैं, या होती हैं बहुत लंबा टाइम लग जाता है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि इतनी ज़्यादा क्राउड, इतनी ज़्यादा भीड़, और गवर्नमेंट भी बड़ी बड़ी इस तरह की परीक्षाओं को करा पाने में बहुत ज़्यादा असुविधा और असहज महसूस करती है। तो इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पीईटी लॉन्च किया गया। जैसे आप लोग देखते होंगे सीटेट या टेट, उसी तरह से ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीईटी लागू किया गया है। पीईटी क्या है, वास्तव में उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा पीईटी लागू किया गया है, और इसमें यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अलावा जो दूसरा एक आयोग बनाया गया है, जिसे यूपीएससी के भी नाम से जानते हैं, जो लखनऊ के गोमती नगर में है, उस संस्था द्वारा पेट लागू किया गया है। पेट में जैसे उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी समूह, अगर अलग अलग ग्रुप हम देखते हैं, जिसे हम लोग का, खा, गा में डिवाइड करते हैं, तो जो समूह घा है या गा है या खा है, इस समूह के लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। स्पेशली इसमें क्लर्कियल जॉब जो होते हैं या जो लिपिक वर्ग के लोग होते हैं, उनको इसमें स्पेशली शामिल किया जा रहा है। और इसकी योग्यता क्या रखी गई है, इसकी योग्यता रखी गई है कि आप ग्रेजुएट हों, आप स्नातक हों, और आपकी उम्र 21 वर्ष हो। 21 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र के लोग इस परीक्षा को दे सकते हैं, या सामान्य वर्ग की हम बात कर रहे हैं। अब यह जो कमीशन है, जो यूपीएससी जिसे कहते हैं, लखनऊ की है, उसने इसके सिलेबस में किन किन चीज़ों को रखा है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, टोटल तो जो मार्क्स इसका है वह 100 नंबर का है, 100 मार्क्स का है, 100 नंबर का है, और इसमें 1/4 माइनस मार्किंग, निगेटिव, निगेटिव मार्क्स भी रखा गया है कि अगर आप एक क्वेश्चन करते हैं और वह अगर 1 नंबर का है, और अगर दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन आपका सही है, अगर दूसरा गलत है, तो पहले में से 0.25 ये नंबर आपका कट हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि निगेटिव मार्क्स भी इसमें है। दूसरा क्या हमने बताया कि टोटल यह आपका 100 मार्क्स का ये है।
इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आपका जीएस आता है। क्या आता है? जीएस आता है। जीएस का यहाँ रोल सबसे ज़्यादा है, स्पेशली इसमें जीएस के अंतर्गत हम देखते हैं वो आपकी हिस्ट्री है। हिस्ट्री को भी दो सेक्शन में हम देखते हैं। एक तो आपका भारतीय इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री, और एक आपका स्वतंत्रता संघर्ष, स्वतंत्रता संग्राम, आधुनिक भारत से रिलेटेड। आधुनिक भारत, स्वतंत्रता संघर्ष की हम बात कर रहे हैं। यह आपका 5 नंबर का है भारतीय इतिहास, और स्वतंत्रता संघर्ष भी आपका 5 मार्क्स का है। इतना समझ में आया होगा। कहने का मतलब है कि आपको पूरी हिस्ट्री अच्छे से पढ़नी है। अब इतिहास में आप एंसेंट हिस्ट्री भी है, मेडुअल भी है, मॉडर्न भी है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, और साथ में जो स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित 1857 से लेकर के 1947 तक की पूरी घटनाओं को भी आपको पढ़ना है। यह तो इतिहास हो गया। सेकंड आपकी जियोग्राफी है। जियोग्राफी के अंतर्गत पूरा इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, यह दोनों आपको कंप्लीट करना है। इंडियन ज्योग्राफी में स्पेशल इंडिया का जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स है उसको आपको बहुत अच्छे से इसमें पढ़ना है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जैसे विश्व की नदियां हो गई, विश्व की झीलें हो गई, विश्व के बंदरगाह हो गए, इन सब पे ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ से भी प्रश्न यहाँ से उठेंगे। यह तो हो गया 2 सिलेबस। यह पूरा ज्योग्राफी में टोटल आपके 5 मार्क्स का हो गया। इतना क्लियर हो गया। ज्योग्राफी के बाद हम बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी के अंतर्गत जैसे भारतीय संविधान और भारतीय प्रशासन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों आपका सिलेबस में है। और पूरा संविधान की शुरुआत से लेकर के जो आपके अलग अलग आर्टिकल्स दिए गए हैं, इन सभी का आपको अध्ययन करना है। यह भी 5 मार्क्स का है। कितने का है? 5 मार्क्स का है। तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में जीएसटी को भी सिलेबस में लागू किया गया है, इसको भी ध्यान रखना। जीएसटी भी लागू किया गया है। इसके अलावा इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि हो गए, व्यापार हो गया, परिवहन हो गए, और आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी कैसी है, मिक्स्ड है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये सब आपके है। और यह भी 5 नंबर का है। इतना हो गया। इसके बाद आप देखोगे जनरल साइंस। जनरल साइंस भी आपका 5 मार्क्स का है। इसके भी 3 सेक्शन है, जो आप फिजिक्स या केमिस्ट्री और तीसरा आप बायो, यह तीनों सेक्शन इसमें भी कवर करना है। यह पूरे हम जीएस के सेक्शन की बात कर रहे हैं जो पीईटी में लागू हो चुका है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये आपके 5 ये सेक्शन हो गए। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपका समसामयिकी, करंट अफेयर्स या समसामयिकी से रिलेटेड चीजों को भी आपको इसमें देखना है। और समसामयिकी यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और समसामयिकी आपके 10 मार्क्स में रखे गए हैं। समसामयिकी के अंतर्गत जैसे आप हिस्ट्री में अभी नया क्या कहीं पर खोज हुई, या ज्योग्राफी में अभी नया क्या हुआ, या इकोनॉमिक्स में नया क्या हो रहा है, पॉलिटी में नया क्या हो रहा है, इनको तो आपको समसामयिकी में इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में खेल कूद से संबंधित या एनवायरनमेंट के अंतर्गत अभी कौन कौन सी मीटिंग, या विश्व के संदर्भ में पर्यावरण से संबंधित कौन कौन सी मीटिंग हुई है, प्रदूषण से संबंधित कौन कौन सी मीटिंग हुई है, उस संस्था का क्या नाम है, खेल कूद में कौन से खेल प्रतियोगिता, पुरस्कार, यह सब इसके अंतर्गत ही आएगा। इसको भी आपको पढ़ना है। यह भी आपके सिलेबस में है। देखिए यहाँ पर हमने इतनी सिलेबस की इसकी डिस्कस की। अब हम इसके आगे देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी की हम बात कर रहे हैं। सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी,
5 नंबर का है, जिसमें हिंदी में आप पाओगे इस हिंदी के अंतर्गत जो सिलेबस आपका रखा गया है वो व्याकरण से संबंधित, व्याकरण से रिलेटेड आपका है, जिसमें व्याकरण में आप ठीक संधि है, संधि के अतिरिक्त आप इसमें विलोम पाओगे, पर्यायवाची है, लोकोक्ति है, मुहावरे हैं, यह सब आपका जो व्याकरण में है। ठीक है, यह 5 नंबर का रखा गया। सामान्य हिंदी के अलावा 10 नंबर का अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश रखा गया हिंदी में, यह 10 नंबर का है। तो 5 नंबर सामान्य हिंदी पूरी आपको व्याकरण पढ़नी है और 10 नंबर में अपठित गद्यांश आपको देखना है, हिंदी में हो गया। इसी तरह से आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश आपका सिलेबस इस बार इंग्लिश को भी शामिल किया जा रहा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। 5 नंबर की इंग्लिश रहेगी, इंग्लिश में ग्रामर और अनसीन पैसेज, ये 2 आपको टॉपिक इसमें दिए गए हैं, इसको भी आपको साथ में पढ़ना है। फिर हम बात करते हैं मैथ्स की। इसका रोल थोड़ा सा, पहले तो रोल में जीएस का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आप देखोगे मैथ्स या गणित का है। गणित के 2 पार्ट यहाँ पर दिए गए हैं, 2 क्या 3 हैं, इसको हम बात करते हैं। पहले तो आपका है सामान्य गणित या कह सकते हैं अंक गणित, अंकगणित। अंकगणित में आप वही है जिसमें इसमें वर्गमूल है, घनमूल है, प्रतिशत है, तो ये सब जो आपके टॉपिक हैं ये अंकगणित में है, भिन्न है, ये सब अंकगणित में है। यह सिलेबस आपका दिया गया है और जो 5 नंबर का ये है अंकगणित। फिर अंकगणित में 2 पार्ट यहाँ पर अलग से दे दिए गए हैं और ये दोनों 10-10 नंबर के हैं, इंपॉर्टेंट हैं। एक में तो आपको करना है जो इसमें भी अनसीन पैसेज की तरह है, लेकिन इसमें एक में आपका आएगा DI, डेटा इंटरप्रिटेशन, DI, और एक में आपका आएगा ग्राफ, जो ग्राफ होते हैं। तो ग्राफ से रिलेटेड गणित, जिसमें हम ग्राफ को पढ़ेंगे, और दूसरा जो आपका है जो DI में है वह तालिका है। तालिका जैसे चार्ट बना देगा उसमें देंगे, और उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देंगे। इन दोनों में भी आपके जो प्रतिशत हैं, जो अंकगणित है, यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। ठीक, जैसे यहाँ पर प्रतिशत आपका दे सकता है, ठीक है, और इसके अलावा आपका एवरेज या औसत पूछा जाता है, आप औसत यहाँ भी पढ़ोगे एवरेज, और परसेंटेज यहाँ भी पढ़ोगे अंकगणित में। और यहाँ जो ग्राफ देगा या फिर जो तालिका देंगी, जहाँ 10-10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 10 मार्क्स का आपका ग्राफ से रिलेटेड, 10 मार्क्स का आपका जो कॉलम या तालिका दी गई उससे रिलेटेड, वो यहाँ पे आपकी पूरी हेल्प करेगा। तो इस तरह से टोटल 25 मार्क्स का 25 नंबर का आपका पूरा मैथ्स हो गया। क्लियर है? इसके बाद आपकी रीजनिंग, तर्क एवं तर्क शक्ति, तर्क एवं तर्क शक्ति जो रीजनिंग है, यह क्वेश्चन यहाँ से 5 नंबर की रीजनिंग भी आएगी। इतना क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमने देखा कि एक तो जैसे आपने समसामयिक देखा, इसी तरह से एक आपकी सामान्य जागरूकता सिलेबस दिया है। सामान्य जागरूकता, इसमें भी करंट अफेयर्स चीज़ों को ही हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, 10 नंबर का है। तो आपकी रीजनिंग हो गई, रीजनिंग आपका 5 मार्क्स का हो गया, सामान्य जागरूकता 5 मार्क्स की हो गई। गणित जो है अंक गणित के रूप में 5 नंबर, एक आपका DI डाटा इंटरप्रिटेशन जो तालिका से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, दूसरा ग्राफ से रिलेटेड आएगा 10-10 नंबर के, ये 5 नंबर, ये तो 25 का हो गया। इंग्लिश भी इस बार इंक्लूड किया गया है, 5 मार्क्स का इंग्लिश हो गया है। और इसके पहले अभी आपने GS का जो रोल देखा, GS का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 40 मार्क्स का तो डायरेक्ट सीधे GS के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनको, ये तो आपका सिलेबस हो गया, इसमें ध्यान रखा है निगेटिव मार्क्स का।
यह जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, इसको क्वालिफाई अगर आप करते हैं, इसको अगर क्वालिफाई करते हैं तो क्वालिफाई करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और उस सर्टिफिकेट के बेस पर कोई भी वैकेंसी आती है, जैसे मान लो अभी लेखपाल की वैकेंसी आ गई। अब लेखपाल की वैकेंसी आई तो उसमें सभी लोग उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, उसमें वही शामिल होगा जो पीईटी को क्वालिफाई किया होगा। अर्थात यहाँ पर इस जगह पर जितने सिलेबस में चीज़ें दी गई थी उसको जो क्वालिफाई करेगा, ठीक, वह आगे लेखपाल की वैकेंसी भर सकता है या ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी आएगी उसको डाल सकता है, या अभी 40,000 वैकेंसी आने वाली है टोटल। 40,000 सीट आने वाली है और इस सीट के लिए पहले पीईटी क्वालिफाई करना है। क्या करना है? पीईटी क्वालिफाई करना है और इसमें आप अभी से ही लग जाइए, जिससे कल को ये आपको लेट ना हो जाए, ध्यान में रखना है। मैंने कहा कि मान लो अभी लेखपाल की वैकेंसी आई तो जो पीईटी क्वालिफाई है, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसने क्वालिफाई कर लिया, वही लेखपाल की वैकेंसी को फिल कर सकता है, डाल सकता है। अब इसको डालने के बाद ये नहीं कि हाँ कि आपका एग्जाम आप तुरंत सिलेक्शन पा जाओगे, ऐसा भी नहीं है। ये तो आपका एक प्रीलिम्स हो गया। अब इसकी जो वैलिडिटी है, अब गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी इसकी वैलिडिटी 1 साल रख रही है कि 5 साल रख रही है कि आजीवन रख रही है। लेकिन उसको जानने से पहले पीईटी क्वालिफाई करना तो कंपलसरी ही है, तभी आप लेखपाल या जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होंगे जो 40,000 सीट आने वाली हैं, जैसे हमने बताया एक लेखपाल है, दूसरा मान लो वीडियो हो गया, या फिर और अभी आपके जो कह सकते हो कि इधर कुछ वैकेंसी क्लर्क से रिलेटेड आने वाली हैं, जूनियर असिस्टेंट जिसे कहा जाता है, जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, इससे रिलेटेड जो वैकेंसी हो गई, या और भी जो क्लर्कियल जॉब आ रही हैं समूह गा की, तो इन सब में, या घा की जो वैकेंसी आ रही हैं, इन सब के लिए पीईटी क्वालिफाई करना तो कंपलसरी है ही। अब लेखपाल की वैकेंसी आई तो लेखपाल की वैकेंसी के लिए जो बच्चे, मान लो पीईटी, पहले तो ऐसे क्या था कि लेखपाल की वैकेंसी आ गई तो इसमें एक बार में मान लो कि 5 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया, 5 लाख या 10 लाख लोगों ने, 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया पहले डायरेक्ट। अब 10 लाख बच्चों को मैनेज करना, अलग अलग वो स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं और वहाँ जाना, वहाँ पे एग्जाम देना और गवर्नमेंट द्वारा उनके ऊपर अच्छे से प्रतिबंधित करना। देखिए यहाँ पर कई चीज़ें हैं कि इससे फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो पहला तो यही हो गया कि पीईटी क्वालिफाई करने के पश्चात आपको वो क्रीमी लेयर टाइप के बच्चे मिलेंगे, वो अच्छे बच्चे मिलेंगे। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि परीक्षाओं में धांधली हो जाती है, एग्जाम में पेपर आउट हो जाता है, तो पहले तो पीईटी क्वालिफाई करें, वहाँ पे कौन कितना पैसा देता है, ठीक। उसके बाद पीईटी में ऐसा भी नहीं है कि जो लोग धांधली कर रहे हैं वो पकड़े नहीं जाते हैं, पकड़े भी जाएंगे तो यहीं पे ही पहले स्टेप में वो पकड़ लिए जाएंगे। अब उसके बाद दूसरी जब वैकेंसी आई, मान लो लेखपाल की या कोई वीडियो की या कोई भी और अदर वैकेंसी आती हैं, तो लेखपाल के लिए फिर से उनको फॉर्म भरना होगा और इसमें लेखपाल के क्रियाकलाप से संबंधित और जीएस, ये 2 सेक्शन फिर से आपका यहाँ पर टेस्ट होगा। एक तो जनरल नॉलेज आपको होनी ही चाहिए पूरी, और इसमें जो लेखपाल के जो कार्य होते हैं उनसे संबंधित क्या क्या उनके वर्क हैं उसका एग्जाम होगा, फिर यहाँ इसका एग्जाम होगा, फिर इसकी मेरिट बनेगी, तब फाइनल सिलेक्शन होगा। इसको भी ध्यान में रखना है आपको। तो क्यों पीईटी को क्यों लॉन्च किया जा रहा है? तो इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा, इससे भीड़ भी कम होगी और बार बार एग्जाम में आप बार बार फॉर्म डालने से बचेंगे भी कि हर बार आप फॉर्म डालो। जैसे एक बार आपने पीईटी क्वालिफाई कर लिया तो आप कई फॉर्म भर सकते हो। हाँ, ये है कि अब एक बार मान लीजिए पीईटी क्वालिफाई करने में जो आपका पैसा खर्च हो रहा है, इसके बाद दूसरी बार जब लेखपाल की वैकेंसी आई, गवर्नमेंट क्या पैसा लेती है कि नहीं लेती है वो तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन यह है कि आप में अच्छे लोग, सरकार को या अपने राज्य को अच्छे बच्चे मिलेंगे, जिससे उस राज्य का विकास होगा और सभी का कल्याण होगा, ठीक है। और जो
इनडायरेक्ट या दूसरे मार्ग से पहुंच जाते थे उन पर भी रोक लगेगी। सबसे बड़ी बात है कि जो कंपटीशन का लेवल था उसको बीच में ब्रेक कर दिया जाएगा और अच्छे बच्चों को वहां से छांट लिया जाएगा। ये पीईटी के माध्यम से होगा। अभी हमने सिलेबस देखा, सिलेबस पे फोकस करना है और साथ में ही हमें अपने टारगेट को भी लेकर के अभी से ही चलना है। और अभी से अगर नहीं लगेंगे तो इसमें बहुत ही मुश्किल, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। थैंक यू।